नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट्स और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म किया जाए, गरीब तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी ख़त्म की जाए। ये मुतालबात हैं जमात इस्लामी की, जो इस्लामाबाद में धरना दिए दूसरे रोज़ भी बैठी है। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम बना दी है, कोशिशें की जा रही हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये मुतालबात मानना, ख़ास तौर से IPPs के मुआहिदों पर नज़र सानी करना, क्या हुकूमत की बस में है भी या नहीं? IPP के मसाइल हैं क्या, इस पर एक सरसरी से नज़र डाल लेते हैं। 1994, 2002 और 2015 के दौरान पावर प्लांट से किए जाने वाले मुआहिदे आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं, क्योंकि इन मुआहिदों के तहत बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, इसकी कीमत हर सूरत उन कंपनीज़ को अदा करनी पड़ती है। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए, मगर जिन कंपनीज को ये 150 अरब रुपए दिए गए, उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया। 4 पावर प्लांट्स ऐसे थे जिन्होंने 1 यूनिट भी बिजली नहीं बनाई, लेकिन हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए। दूसरा मसला ये है कि अदायगी डॉलर में करनी होती है, और ये कीमत किस हिसाब से बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स की रकम थी 185 अरब रुपए, जो 2024 में यानी इस साल 2010 अरब रुपए सालाना तक पहुंच चुकी है। 1800 अरब का इसमें हमें इजाफा नज़र आ रहा है, और हम हर माह 18 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट इस ज़मन में अदा कर रहे हैं। ख़ुद हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले, नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा आसिफ साहब ने कैपेसिटी पेमेंट्स को आवाम के लिए मसला करार दिया है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत इक़दामात करती नज़र क्यों नहीं आ रही? क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या जमात इस्लामी का धरना और हुकूमत के अपने अंदर से उठने वाली आवाज़ें हुकूमत को मजबूर कर पाएंगी कि इन मुआहिदों पर नज़र सानी की जाए? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नज़मुल साक़िब साहब, राव खालिद साहब और साक़िब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़मुल साक़िब साहब, क्या आपको लगता है कि इन मुआहिदों में रीनेगोशिएट करना या नज़र सानी करना हुकूमत के बस में है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, आदाद व शुमार ये बता रहे हैं कि 52% IPPs तो हुकूमत की अपनी मिल्कियत हैं। देखिए, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। अच्छा, ये जो आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया है ना, अब उसमें कैसे करें कि मुझे अगर पता हो कि राव साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, और उनका ये प्रोजेक्ट है, और मुझे कहा जाता है जी ये प्रोजेक्ट जो है ये गड़बड़ है, इसमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, इसमें कैपेसिटी के चार्जेस देने पड़ते हैं, इसमें आपके 1200 अरब फलाना ये वो हो गया है। अब मुझे ये मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं इसका हल करूं या राव साहब को देखूं। दोस्तियां, फिर मुझे थोड़ी देर बाद ये ख्याल आता है कि मैं तो खुद भी इसमें शामिल हूं। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने ही खिलाफ ये सारी कार्रवाई क्यों करूं, क्योंकि उसमें से अक्सर पैसे तो मेरे यानी बैंकों में जाते हैं, मेरा हिसाब किताब भी और है। देखिए, इसमें सबको पता है, जितने गवर्नमेंट के टीयर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो जिनको पहले कहा गया कि जी ये बाहर से कंपनियां आ रही हैं, उन कंपनियों को किस तरह से डोमेस्टिक यानी किया गया या उनको रेगुलराइज किया गया, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग हुई, उनके साथ कोई रीसेलिंग हुई, कोई हिसाब किताब बने, और फिर उसके बाद इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं आता। हम जब रिपोर्टें पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें शायद ही कोई ऐसा हो जो कि ना बीच में शामिल हो। सही बात तो यानी यूं समझिए कि ये IPPs जो है एक बहती गंगा है जिसमें के सब लोग हाथ धो रहे हैं। अब अगर इसको हल करना है, खासतौर पे उन IPPs का जिनका के हिसाब किताब पूरा हो चुका, उनसे जान छुड़ानी है, या उन मुआहिदों को देखना है कि कोई किसी किस्म की कोई खिड़की खुली है कि इनसे जान छूटे, अब उसकी तरफ भी इशारा दिलवाया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी ने तो आज इतनी लंबी तकरीर सिर्फ इसी बात पे की कि धरने का बुनियादी मकसद ही ये है कि बिजली जो है वो की जाए जी। अब अगर सबको ये पता है तो मसले का हल क्यों नहीं हो रहा? ये बुनियादी सवाल है। और अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर मैं ही कसूरवार हूं तो मैं ही जज हूं, मैं ही चोर हूं, मेरा ही सारा हिसाब किताब है, तो मैं अपने ऊपर कैसे कदगन लगाऊं, मैं अपने ऊपर कौन सी ताजीर लगाऊं या हद लगाऊं? ये वाला मामला है जो इस वक्त
कम से कम रिपोर्टें पढ़ के, हुकूमत के बयान सुन के, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के IPP के मसले पर आपको लगता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी अब तीसरी फोर्स आ गई ना, गवर्नमेंट है इसके अंदर अगर मुलव्वस है, उनके फायदे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ज़ाहिर है अदालत इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती है, आपको लगता है कि वहां पर कोई वे आउट हो सकता है? देखिए, उसमें तो बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट के तो तेवर आजकल बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अभी जो उन्होंने PTI को रिलीफ दिया है, बहुत बड़ा एक अनयूजुअल किस्म की सूरत हाल है, तो वो तो जब जाएगा उसके बाद उनका आएगा वो पता चलेगा। लेकिन जो संजीदा कोशिश ऑलरेडी हो रही है कल से, देखिए जो धरना जो है ना, वो कोई किसी किस्म का इलाज नहीं होता। अच्छा, धरना जो है वो यूं समझिए कि धरना करने वालों के लिए रहमत होता है और अवाम के लिए जहमत होता है। धरने से तो बिजली सस्ती नहीं होगी, धरने से तो ये नहीं होगा, लेकिन जमात इस्लामी ने एक संजीदा कोशिश की है, बाकायदा तौर पे वो बातें बताई हैं जो हम सबको पता है, और उसी को बेस बना के उन्होंने ये धरना जो है वो किया है। एटलीस्ट एक बहस जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो धरने जो है ना, वो उससे बिजली सस्ती नहीं होती। ये बेचारे यानी गरीब लोग, ये कैसे, 3 चीजें हैं जिसकी वजह से बिजली सस्ती होगी जी। IPP से जान छुड़ानी है, जिसकी हम बात कर चुके हैं जी। बिजली चोरों को पकड़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो लोग जो बिजली का बिल नहीं देते उनसे बिल लेने हैं, यानी कि मैं खवास की बात कर रहा हूं। अब इन तीनों का हल क्या जमात इस्लामी के पास है, या उनके वर्कर्स के पास है, या वो लोग बेचारे जो यानी इस वक्त गर्मी में बेहाल हो रहे हैं उनके पास है? नहीं है। इन तीनों चीजों का हल हुकूमत वक्त के हाथ में है। क्यों नहीं कर रही, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये हमें पता है कि अगर बिजली आपने सस्ती करनी है, जो कि हो सकती है, जो कि करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही, इसलिए कि इसमें कुछ अवामिल ऐसे हैं जो कम से कम मेरी पहुंच, मेरी बिसात, मेरे दिमाग, मेरे जहन से कहीं कोसों दूर हैं। ठीक है, देखिए बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जमात इस्लामी ने ये जो धरना इस वक्त हमारे इस्लामाबाद में, जिसमें कि हम लोग सब फंसे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक घंटा पहले हम घर से निकल रहे हैं। इसने कम से कम एक चीज साबित की है कि कोई एक पार्टी ऐसी है पाकिस्तान में जिसने वाकयातन अवाम के बुनियादी मसले को लेके धरना करने की कोशिश की है, सियासत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी, चूंकि उनके अमीर भी हार गए थे पिछले इलेक्शंस में, वो जो 8 फरवरी का हुआ था, तो जमात इस्लामी के पास बहसियत जमात एक पॉलिटिकल पार्टी, ये एक सुनहरी मौका है कि वो अपने आप को एक मुल्क गिर पार्टी के तौर पे पेश करें, और उस वक्त वो तो कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में फैल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वजीर दाखिला बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल, लगता यही है कि उनका कॉन्फिडेंस ये जाहिर कर रहा है। मुझे जो कि इत्तला आई कि जी उन्होंने सिर्फ टेलीफोन कॉल की है, तो बात अभी तक टेलीफोन कॉल पे है। उनका कॉन्फिडेंस मुझे ये बता रहा है कि ये धरना भी बाकी उन तमाम धरनों की तरह मंतकी नतीजे पे पहुंचेगा। नतीजा क्या निकलेगा, हल्का फुल्का को वो जो स्लैब की बात कर रहे हैं ना, तनख्वाहदार की, उसमें शायद कोई चेंज आ जाए, कुछ छोटी मोटी जो इनकी फरमाइशें हैं उनमें कुछ थोड़ी बहुत जो है हो जाए। एंड ऑफ द डे ये होगा कि अवाम फंसे हुए हैं, अवाम को ही तकलीफ होगी, और अवाम ही हैं जिनके लिए इस जमात इस्लामी वाले निकले हैं, और हम भी सारा वक्त उन्हीं की बात करते रहते हैं। उनकी तरफ कब ध्यान जाएगा, बिजली सस्ती कैसे होगी, ये तो हुकूमत वक्त ही बताए। ठीक है, राव खालिद साहब, रीनेगोशिएशन के हवाले से तो हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने जब IPPs के बारे में बात की, ट्वीट किया, तो उन्होंने जो मसले की निशानदेही की, तो साथ ही उन्होंने 2 सोल्यूशंस दिए उसके अंदर बिजली के बिल को कम करने के लिए। उन्होंने एक बात ये की कि जी बिजली का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, और दूसरा है कि बिजली चोरी रोक कर फ़ी यूनिट कीमत कम की जा सकती है। अब बिजली का इस्तेमाल कैसे बढ़ाना होगा, जबकि अब ज़्यादातर लोग बिजली के बिलों से तंग आके कुछ ना कुछ करके इन्वेस्टमेंट करके सोलर पैनल्स की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं, मज़ीद वहाँ पर लॉस हो रहा है कंपनीज़ को, और ख़ुद भी हुकूमत सोलर पैनल्स की तरफ जा रही है। पंजाब में स्कीम आ चुकी है, सिंध में भी आ गई है स्कीम, तो ये खपत कैसे बढ़ेगी और फिर टैक्स चोरी या बिजली चोरी कैसे रुकेगी? देखिए, खपत जो बढ़ाना है ना, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अभी इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, उन्होंने यही फार्मूला इख्तियार किया था। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती कर दी थी,
और उनको 24 घंटे बिजली मिलती थी, जिसकी वजह से वो खपत बहुत ज़्यादा बिजली की बढ़ गई और आपका सर्कुलर डेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया था, बढ़ने की बजाय। यानी अगर 200 अरब होता था तो वो महीने का तो 150 अरब पे आ गया था, और इस तरह से करके उसका कम होना शुरू हो गया था। दूसरा, उन्होंने रीनेगोशिएट किया था उनके साथ, और रीनेगोशिएट किस बात पे किया था कि एक कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट दी, और उसमें उन्होंने सारे इनके आईपीपीज़ ने जो जो लूप होल्स थे, जो जो फ्रॉड किए हुए थे, जो जो 2 नंबरियाँ हो रही थी, उन सबको पॉइंट आउट किया था। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी हम आपका फोरेंसिक ऑडिट और हीट ऑडिट करवाएंगे। ठीक है। फोरेंसिक कराएं तो आपको उससे उनके पूरे माली मामलात का पता चलता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्या उन्होंने ओवर इन्वाइसिंग की मशीनरी के हवाले से, एक प्लांट जो $1 अरब का उसको $4 अरब का दिखाया गया, उससे फोरेंसिक ऑडिट से आपको पता चल जाना था। हीट ऑडिट से ये पता चल रहा था कि उनको क्योंकि सब्सिडाइज्ड ऑयल मिलता है उसके ऊपर, तो वो कितना तेल खर्च हो रहा है, कितनी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्शन बता रहे हैं 50 मेगावाट हम कर रहे हैं पर डे, और ऑयल खर्च हो रहा है जिससे 100 हो सकती है, तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तेल कहीं मार्केट में बेचा है या उसके पैसे ले लिए हैं उन्होंने ज़्यादा उसके। ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर वो फंस गए थे आके। उन्होंने फिर कहा जी आप ये ना करें तो हम आपसे रीनेगोशिएट करते हैं। तो उस रीनेगोशिएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये थी कि डॉलर के बदले में ये हो रहा था, तो डॉलर की जो उस वक्त प्राइस थी उस पे उसको फ्रीज कर दिया गया, यानी 148 पे आई थिंक उस वक्त डॉलर की प्राइस पे फ्रीज हुआ है। अगर आज के डॉलर की प्राइस पे ये होता तो अभी ये बिल जो 5000 आ रहा है ये 25000 होता बिल आपका, क्योंकि डॉलर 148 रुपये पे अभी भी कंसीडर हो रहा है इनको जब पेमेंट हम करते हैं, या इनका जो भी वो होता है। दूसरा ये जो ब्लैक मेलिंग हमें कर रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, तो इनका जो फोरेंसिक ऑडिट जब होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, सबको पता है। ये जो गौहर एजाज साहब है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जितने का ये क्लेम करते हैं हमने इतने का प्लांट लगाया है, उससे आधी प्राइस का लगा हुआ है प्लांट। तो जब धोखा साबित हो जाता है तो आप इंटरनेशनल, भले आपने सॉवरेन गारंटी दी हो, तो आप बाइंड नहीं होते, बल्कि उल्टा उनको हर्जाना देना पड़ेगा उसका। ठीक बात है। तीसरी चीज जो इमरान खान के दौर में जिस पे प्रेशर आया था, उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया था कि टोटल इनकी असेसमेंट करवाएं, इनकी प्राइस कितनी है प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स की बनती है। तो उन्होंने कहा कि इनको खरीद लेती है गवर्नमेंट, एक पेमेंट करके इनके साथ सारी, तो ये प्लांट ही खरीद लिया जाए ताकि हमेशा के लिए मसले खत्म हो कि इनको पेमेंट कर करके हम। तो ये 52% जो हुकूमत की मिल्कियत है उस टाइम पे खरीदे गए थे, बिल्ड किए जा सकते हैं। प्रपोजल थी, खरीदे नहीं गए थे। प्रपोजल थी इमरान खान साहब के दौर में, जो मैंने बताया ना प्रेशर बिल्ड हुआ जिसपे उन्होंने रीनेगोशिएट किया, टैरिफ रीनेगोशिएट किया आपके साथ। 16 रुपए आपकी यूनिट बिजली 2022 तक मिल रही थी आपको। ये तो उसके बाद आज मेरा बिल आया 40 रुपए यूनिट है उसकी, जो नॉर्मल है, पीक आवर्स का उससे भी ज्यादा होता है, कोई 6-8 रुपए उससे भी ज्यादा होता है। तो 16 रुपए से मैं 2 साल में 40 रुपए पे आ गया यूनिट पे। तो आप देख ले कितने प्राइस की उसकी इंक्रीज हुई है। कोई यानी जो 22,000 का बिल था वो 60,000 के करीब पहुंच गया था। इस किस्म की सूरत तब्दीली उसमें हुई है। तो वो ये किया जा सकता है, पॉसिबल है और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि जिन सोसाइटीज में एलीट कैप्चर होता है ना, उसमें जब तक एलीट के दिल में अवाम के लिए रहम ना पैदा हो, ये मसले हल नहीं होते। ठीक बात है। भुट्टो साहब ने 22 खानदान खत्म किए थे, उसके बाद 1022 आ गए उस किस्म के खानदान। लेकिन बुनियादी फर्क क्या है, वो जो 22 खानदान थे उनकी आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, पाकिस्तान की माशी तरक्की में, पाकिस्तान की सनती तरक्की में, पाकिस्तान की तजारती तरक्की में, मुल्क के लिए उनकी क्या खिदमात है, किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। एक ग्रुप था जो पाकिस्तान की, जिन्होंने पहले शायद 6 बिलियन सैलरीज पे की थी, सैकल ग्रुप ने शायद, जो मुझे अगर सही याद पड़ता है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। अब वाले जो है वो पाकिस्तान में जो कुछ भी है सब कुछ वो लूटना चाहते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं। ये खानदानों का फर्क जो एक बुनियादी तौर पे आ गया, वो उसके अंदर अभी तक तो कोई रहम का जज्बा मुझे नजर नहीं आ रहा। जब तक उनके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक ये बिल्कुल भी मामला ठीक नहीं होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 94 में जो लगे थे उस पर 97 में मियां नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी जो जेल में गए और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ केसेस बने, वो इन्हीं आईपीपीज के ऊपर बने थे, जिसकी वजह से जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे थे। ठीक है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लूट गए, खा गए, जरूरत नहीं थी इन प्लांट्स की, ये वो सारा, और खुद आके वही काम शुरू कर दिया।
खुद उन्होंने वही काम किया आके, फिर उनको सजा दी। और उसका नुकसान क्या हुआ मैं आपको बताऊं, जो आज भी हम भुगत रहे हैं। जो उस वक्त प्लांट लगे थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब उनको रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से एक वक्त में जाके 6-7 साल बाद, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ रीनेगोशिएट किया फिर। अच्छा, अगर वो लगे रहते और वो 2010 में उनके 15 साल पूरे हो जाने थे, आपको वो वापस हो जाने थे प्लांट, और आपने अपने मर्जी से फिर उनको चलाना था। उन्होंने रीनेगोशिएट किया, पीपल्स पार्टी को पता नहीं था। राजा परवेज अहमद साहब वजीर उस वक्त थे पावर, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2010 के बाद जनाब बिजली सस्ती हो जाएगी और लोड शेडिंग खत्म हो जाएगा सारा। 2010 में जाके पता चला दिसंबर 2010 में कि वो तो रीनेगोशिएट हो गया, उनकी तो एक्सटेंड हो चुकी है ऑलरेडी मुद्दत, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे साथ तो बड़ा ज्यादती हुई, इतना आसान प्रोडक्शन भी कर सके, हमें पैसे भी नहीं मिले, तो हमारा एक्सटेंड किया जाए। तो इसी तरह अभी भी बहुत से ऐसे हैं जिनका एक्सपायर हो चुका है, और खबरें ये है कि उनमें से लोगों को एक्सटेंड कर दिए गए चुप करके, पता भी नहीं चलने दिया गया। तो ये सारा मिल मिला के ये सारा हो रहा है, ये लीड कैप्चर खत्म नहीं होगा। यानी आपको नहीं लगता कि धरने से कुछ भी हल होगा? की बात कर दूं, जी महंगाई और बिजली के महंगाई के खिलाफ और बिजली के रेट्स के खिलाफ ये बुनियादी तौर पे धरना है। लेकिन कल मैं हैरान हुआ सुन के उनकी तकरीर, वो पीटीआई को कोसने दे रहे थे इलेक्शन नए इंतखाबात की कॉल के ऊपर, तो उसका क्या ताल्लुक इस चीज से सारी से, तो वो उनको क्यों बुरा भला कह रहे पीटीआई को? तो वो थोड़ा सा इसकी भी वजाहत फरमा दें कि पीटीआई से उनको क्या मसला है। अगर आप बिजली और महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं तो दूसरी जमातों को साथ मिलाएं, बजाय इसके कि आप उनके साथ अपने अपोजिशन के साथ इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं। वो तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है ना ट्वीट करके साकिब के शामिल हो जाना चाहिए जेयूआई को और जेआई को पीटीआई के साथ, वरना उनकी सियासत चलेगी नहीं ज़्यादा। ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या रीनेगोशिएशन की तरफ जाने की कोई पॉसिबिलिटी है या बिल्कुल बेबसी है? और जो प्रपोजल जैसे कि पीटीआई के दौर में जिस तरह से राव खालिद साहब ने बताया कि दी गई ये बातें की गई कि इस तरह से हल हो सकता है, ये मामला हो सकता है, ये करप्शन फॉरेंसिक ऑडिट, उस तरफ जाती हुई इस वक्त की हुकूमत नज़र आ रही है? प्रायोरिटी पर है ये चीज़? जी, जो हुकूमत है उस पर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो फ्रेंसिक कराना और असेसमेंट कराना जो है वो मेरा ख्याल में ये हल होगा कि उसको असेस करवाया जाए कि क्या जो है वो सूरत हाल है। गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है वो इस तरह बढ़ रहा है कि मैं धरने से ही शुरू करूँगा कि जमात इस्लामी का जो एहतजाज है, आपने ये देखा कि बजट आया, बजट में टैक्सेस भी लगे, ये बिजली जो है वो इसकी कीमतें भी महंगी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बोली। पीटीआई है वो अपने अपने फोरम्स पे बात करते हैं, लेकिन एहतजाज के लिए बाकायदा तौर पर कोई नहीं निकला। एक क्रेडिट उनको जाना चाहिए जमात इस्लामी को कि कम से कम उन्होंने पब्लिक की जो आवाज़ थी, जो मंशा मर्जी, जो गुस्सा है, उसको कम से कम उन्होंने किसी अमली सूरत में वो सामने लाए हैं। वो जो है वो बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, वो जो पब्लिक की डिमांड है वो हुकूमत के सामने रख रहे हैं। और ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत जो है वो इस हवाले से सोचेगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे इस किस्म के जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, आइन में जो प्रोटेस्ट की इजाजत दी गई है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ, उसकी वजह ये है कि कम से कम जो गवर्नमेंट है उस पर कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर आए। इस किस्म की अगर जो अवाम मुखालिफ जो इस किस्म की जो पॉलिसीज हैं जिसमें अवाम जो है वो उस महंगाई की चक्की के पीछे जो है नीचे जो है वो पिस रही है हर लिहाज से, वो टैक्सेस हों या दीगर चीज़ें हों, तो उस मामले में ये जो धरना है मेरा ख्याल है उसका एक पॉजिटिव रोल होगा कल। बल्कि उन्होंने महाजराई की भी कोशिश नहीं की, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। अगर इस्लामाबाद या फैज़ाबाद के उस मुकाम पे होते तो ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ होते। इसके अलावा जो सबसे जो बात इम्पॉर्टेंट है कि मामला क्या अदालतें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि लेकर जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और जो एग्जीक्यूटिव है, जो हुकूमत है, उसको कहे कि वो इसको दोबारा से इसको देखे, इन तमाम मामलात को आईपीपीज़ के साथ। तो मसला ये है कि बज़ाहिर जो अदलिया का जो मूड है, मुझे नहीं लगता कि अदलिया जो है वो को बड़े पैमाने पर वो इंटरवीन करेंगे। ये अल्टीमेटली जो है वो हुकूमत को ही देखना है और गवर्नमेंट में बैठी हुई जो जमातें हैं उनको महसूस करना चाहिए
प्रेशर ये है कि अभी ये खबर आ रही है कि जो फ्री जो मुफ्त जो है वो बिजली दी जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, जजेस हैं, उनकी जो फ्री जो मुफ्त में बिजली दी जा रही है वो ख़त्म करने का जो प्लान गवर्नमेंट जो है इस हवाले से सोच रही है, तजवीज़ है। तो ये वो प्रेशर ही है कि इंटरनली जो इशराफिया है वो कम से कम उसको भी सोचना चाहिए कि आप सारा बोझ जो है वो अवाम पे डाल रहे हैं। इस वक्त भी अगर बात की जाए तो आज जुलाई के जो बिल आ रहे हैं वो खौफनाक हद तक जो है वो बढ़ चुके हैं। आम जो बंदा है किस तरह अफोर्ड करेगा? पिछले साल अगर किसी का 7-8 हज़ार बिल था तो अब 25,000 तक हो गया। अगर किसी का 25,000 था तब वो 70,000 तक जो है वो पहुंच चुका है। तो ये डबल से भी ज्यादा के बिल जो है वो आ रहे हैं। गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना भी चाहिए और मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड बेशक लेकर उनसे भी तजावीज़ भी लें और उसके बाद इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल करें। प्रेशर बनना, प्रेशर रहना वो बहुत जरूरी है और वो प्रेशर इसी तरह पॉलिटिकली जो एक्टिविटीज होती हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका काम ही ये होता है कि वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम की जुबान जो है वो बनते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस किस्म के अवामी जो एहतजाज है, अवामी नोयत का एहतजाज है वो पहुंचाना चाहिए। अवामी मुतालबात जो है वो हुकूमत तक पहुंचाने चाहिए और उन तक फोर्स करना चाहिए कि वो उनको माने। बिल्कुल ठीक है। देखते हैं अब ये धरना किस तरह मटीरियल तौर कि आवाम को कोई रिलीफ मिल पाता है आगे आने वाले वक्त में या नहीं। डिस्कशन का सिलसिला जारी है। वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। नून लीग जो इलेक्शन से पहले बड़ी पुरअतमाद थी, हुकूमत में आने के बाद खौफ का शिकार नज़र आ रही है और अक्टूबर के बाद इलेक्शन चैलेंज होने का खदशा जाहिर कर रही है। और वो तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन से पहले और अब भी ज़ेर अताब है, सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशस्तें मिलने और पार्लिमानी पार्टी के तौर पर बहाल होने के बाद खासी पुरअतमाद नज़र आ रही है और बयानिया मैंडेट वापस करो से अब नए इलेक्शन कराओ में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुकात बहाली की कोशिशें और गुडविल मैसेजिंग का भी एक सिलसिला है जो PTI की तरफ से नज़र आ रहा है। उमर अयूब साहब हैं, अलीमा खान हैं जो कि किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूट्रल रहने की बार बार इस्तदा की जा रही है। हुकूमत की सिचुएशन ये कि खौफ का शिकार है और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद लाने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को मुसद्दिक मलिक की जानिब से यानी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की एक पेशकश भी की गई है जिसको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया है कि भाई आप लोग एक तरफ तो हमें एक जलसा तक नहीं करने दे रहे, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, हमें जुल्म सितम का शिकार किया जा रहा है। तो ऐसे में फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? तो सियासी मंजरनामा किस तरीके से तब्दील हो रहा है इन फेवर ऑफ PTI और हुकूमत को किस तरह के खदशात हैं, इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के सेगमेंट में। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो बयानिया अचानक से बदला है तहरीक इंसाफ का? पहले वो इस बात पर बज़िद थे कि हमें जी मैंडेट वापस किया जाए, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए उसमें तो हमें वोट पड़े, हमारे पास मेजॉरिटी थी तो हमें वापस करें, लेकिन अब अचानक से वो कह रहे हैं कि जी अब इलेक्शन ही नए करवाए जाएं। आपको क्या लगता है ट्रिगर क्या बना? देखिए, बज़ाहिर उसको कह ले के कोई हलचल कह ले, अफरा तफरी कह ले, तब्दीली कह ले या कोई वो तो नज़र आ रही है, सियासी गहमा गहमी कह ले उसको, वो तो नज़र आ रही है। और मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की मैं सुन रहा था, तो वो उन्होंने जो पेशकश की है मुज़ाकरात की, उसमें मुझे लग रहा था कि मुज़ाकरात से बर्फ पिघलाने की बजाय वो मुज़ाकरात का अलाव भड़काना चाहते हैं। सही बात है। वैसे ये बात बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि कुछ अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुज़ाकरात की पेशकश तो थी मगर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी भी थी उसमें। मुझे तो ये नज़र नहीं आया, हाँ वो बिल्कुल वो अलाव भड़काने वाली बात थी, कोई बर्फ पिघलाने वाली बात उसमें बिल्कुल नहीं थी कोई भी। उसके बाद शाहनवाज रांझा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज एक हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी एक टोला हमेशा से मुल्क में अफरा तफरी फैलाने पे लगा रहता है और वो अब फिर मैदान में आ गया। अब वो टोला कौन सा है? इमरान खान साहब जेल में हैं,
कुछ जलसा जुलूस एहतजाज की उनको कोई इजाज़त मिल नहीं रही कहीं पे, वो छोटा मोटा को करते भी हैं तो बेचारे पकड़े जाते हैं। उन्होंने जमात इस्लामी के कारकुनों के बहरूप में आने की कोशिश की तब भी पकड़े गए। तो वो उनको तो कोई सड़कों के ऊपर कोई अफरा तफरी वो फैला नहीं पा रहे, एहतजाज वो कर नहीं पा रहे, कोई जलसा जुलूस कर नहीं पा रहे, तो वो किस तरह से करेंगे। लेकिन हम देखें कि पिछले 10 दिन पहले 12 दिन पहले तक एक तासुर जो पैदा किया जा रहा था और अभी भी कुछ हल्कों से वो किया जा रहा है कि इमरान खान तो बाहर नहीं आने लगे जी, ठीक है, वो तो अंदर रहेंगे। अच्छा। और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने ये बिगल बजाया था सबसे पहले और ये धमकी पहुंचाई थी कि कोई इधर से उधर हो जाए दुनिया तो इमरान खान साहब तो अंदर रहेंगे। अच्छा। दूसरा तासुर ये दिया जा रहा है जब से फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मखसूस नशिस्तें तो नहीं मिलेंगी पीटीआई को। तो जब इतना कुछ प्रेशर है पीटीआई के ऊपर तो फिर हुकूमती सफ़ों में ये हलचल क्यों मची हुई है, ये पोरस के हाथी क्यों बन रहे हैं, ये अपनी हुकूमत को कुचलने पर तैयार क्यों हो गए, एकदम से इन्होंने भगदड़ मचा दी है। जिस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है बज़ाहिर, तो ये सोचने की बातें हैं। जैसे नेशनल असेंबली के इजलास का आपने जिक्र किया, उसमें करारदाद आएगी जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद, वो 23 अप्रैल जी 6 अप्रैल 2023 को भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच जो पंजाब असेंबली के इंतखाबात का जिन्होंने फैसला किया था उसके खिलाफ भी आई थी करारदाद और बड़ी तकरीरें हुई थी और सारे मिल के इन्होंने किया था। अब मसला ये है कि जो अगर हम ओवरऑल देखते हैं, बार बार हम जिक्र करते हैं, जब आप मुल्क की सूरत हाल देखते हैं, माशी सूरत हाल देखते हैं, सियासी सूरत हाल देखते हैं, अमन अमान की सूरत हाल देखते हैं, वो ऐसी है कि मामलात हमें हुकूमत के कंट्रोल में नज़र नहीं आते और सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब अगर वो बड़ी 1 पेज की बड़ी बातें होती हैं, इस किस्म की बातें की जाती हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का ताल्लुक मुल्क की बेहतरी से मुंसलिक होता है हमेशा। इमरान खान के साथ भी हम सारे कहते थे जी 1 पेज पे सारा कुछ है, वहाँ पे जब ये महसूस किया गया कि कोई चीज़ें ठीक नहीं चल रही मुल्क के हवाले से तो वहाँ पे वो यकीनन एक सूरत हाल बिगड़ गई। तो उसका ताल्लुक इसी चीज़ से होता है। अगर मुल्क ठीक नहीं चल रहा, मुल्क सही नहीं चल रहा, ये तासुर दे के कि क्या सारा जोर इमरान खान को जेल में रखने पे और उसकी मखसूस नशिस्तें उसको ना देने पे या उसका मैंडेट चोरी किए रखने पे सारा जोर लग रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी हमाकत होगी इस तरह से सोचना। हुकूमत के कुछ लोग तो इस तरह सोच सकते हैं, लेकिन हमारी ओवरऑल जो चाहे अदलिया हो, चाहे मुक्तदर हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, जो लोग भी हैं वो मुल्क के हवाले से इस तरह नहीं सोचते कि एक बंदे की वजह से आप सारे मामले को स्टैंड स्टिल कर दे या पकड़ के उसी तरह से रखें। अब देखना ये जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, अगर मुज़ाकरात की बात भी हो रही है तो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत तो है, ये तो बहुत एसेंशियल है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जनरल इलेक्शन के अलावा नहीं बढ़ सकते, लेकिन उसके लिए अगर ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग अगर हो तो उसके लिए CBMs क्या हो सकते हैं पॉसिबली। क्या कुछ CBM हमें नज़र आया हुकूमत की तरफ से PTI के साथ ख़ास तौर पर एतमाद साजी के हवाले से? उसमें बड़ा बुनियादी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, उस पर अमल दरामद कर दें, आपकी अक्सरियत को नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप कर ले। हम देखते हैं कि PTI की तरफ से एक CBM आता है, PTI की तरफ से एक CBM आया है जिसकी वजह से हलचल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है या बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैल गई है। वो इमरान खान साहब का बयान कि जी मुस्लिम लीग और ये सारे हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं फौज को, और मैं चाहता हूँ कि हम फौज और उसके किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते। वो एक बयान है जो मैं उसको CBM समझता हूँ इमरान खान की तरफ से। मुझे नहीं पता बैकडोर में कोई बात हुई है, कोई डील हुई है, कोई मुज़ाकरात हुए हैं, व्हाटएवर, लेकिन मैं उसे CBM समझता हूँ। एक मैसेजिंग है कि अगर ये मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, बेहतर किया जाए तो हम आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन मुसद्दक मलिक साहब से आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कराएं मुज़ाकरात की, किसी और से कराएं। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई इनकी मुसद्दक मलिक साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर क्या आप आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को एक पेज पर आता हुआ देख रहे हैं और उसके क्या मुहर्रिकात बन सकते हैं, और हुकूमत क्यों एक पेज पर अब नहीं रहेगी? अगर तो यही वजह है कि उनको ये डर है कि अक्टूबर में हम नहीं होंगे शायद। देखिए, मुसद्दक मलिक साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन होता ये है कि अगर आपको ये कहा जाए और आपकी मर्जी उसमें शामिल ना हो, अच्छा, और जो कुछ हो रहा है आप उससे इत्तेफाक ना कर रहे हों, तो ऐसे ही होता, तो कर तो लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो फिर ये है ना कि आपको जज्बात पे काबू नहीं रहता, आपके चीक्स बोलते हैं, आपकी आंखें बोलती हैं, आपके लिम्स हरकत करते हैं, बाजू आपके कहीं और जा रहे हैं, बात आपको कुछ और सामने लिखी हुई है,
तो मुझे तो थोड़ा सा तरस आ रहा था कि अता तारड़ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी। अव्वल तो अता तारड़ साहब वही ना, जो अता तारड़ साहब के साथ हुआ उसूली तौर पे तो उनको करनी चाहिए थी, वो तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन्होंने इसलिए नहीं की कि उनके साथ जो हुआ है या उनको फौरी तौर पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रद्द कर दिया, तो कुछ इसके यानी ये जो सूरत हाल है ये तशवीशनाक तो है, ये तो सब ये कह रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत सारा है। ये जो आपने पूछा है ना कि यानी पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए 2-3 जल्दी से देख लेते हैं पिछले 2-3 दिन में क्या बयानात आए हैं और उसमें से क्या निकलने वाला है। ठीक है। परसों उमर अयूब साहब सबको हैरान करते हैं, खान की तरफ से दोस्ती और मसालेहत का अलम जो है ना वो बुलंद करते हैं। अब उमर अयूब साहब कहते हैं जी कि दोस्ती, उन खान की हमशीरा कहती हैं कि जी वो, लेकिन एक बात का मुझे अपने तौर पे पता लगा कि खान को और पीटीआई को पता है कि मसला कहां पे है। अच्छा, कहां पर है? 2 चीजों का मुझे पता लगा। पहला ये लगा कि हुकूमत उनको चूंकि कुछ नहीं दे सक रही, इसलिए बात वही करनी है वो जो अपस्टेयर्स है ना, जो अपर पोर्शन में जी। वो जो मुक्तदरा है, वो जो जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो, एक तो उनको ये पता लगा। दूसरा, खान की हमशीरा ने 9 मई का हवाला दिया। 9 मई का हवाला दे के मोहतरमा ने ये कहा कि जी सीसीटीवी फुटेज वगैरह से उसको किया जाए, शनाख्त की जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन लोग थे। इसका मतलब ये है कि अगर उमर अयूब साहब की बात, खान की बात, खान साहब की जो हमशीरा साहिबा हैं उनकी बातों को हम लें तो हमें 1-2 चीज़ों का पता लगता है। नंबर 1 ये पता लगता है कि खान तैयार है और थोड़ी सी लचक आई है वो जो कि खान से तवक्को नहीं की जाती। अब उस लचक के पीछे कुछ 2-3 साजिशी थ्योरीज हैं। अच्छा, पहली साजिशी थ्योरी है लो जी होने लगी जो डील, पहली बात लो जी डील होने लगी है खासतौर पे हमारे, और अब आप आए वापस मुसद्दक मलिक पे कि उनको किस चीज का मसला क्या है उनको, यानी ये लोग, ये सारे जो इस वक्त मिनिस्टर हजरात हैं, इनको घबराहट किस चीज की है कि यानी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं सिस्टम डिटेल हो रहा है, मुसद्दक मलिक साहब जो है उनको गुस्सा आया हुआ है, उनको भी शायद ये लग रहा है कि कोई डील हो रही है। हमारी यानी किस्मत में बस यही है, डील हो रही है, हुई है, नहीं हुई है, कागज किधर है, फलाना है, टमकाना है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये जिस बदलाव की बात कर रही है, इस पे बात खत्म करते हैं। ये जो बदलाव आप कह रही है ना, वो कहते हैं कि द मोर यू चेंज द मोर यू रिमेन द सेम। ये जितना आप ज्यादा बदलते हैं उतना ही आप वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। तो ये ढाक के 3 पात हैं। अच्छा। इस वक्त एज वी स्पीक, इस वक्त के हालात मुझे सियासी ये बता रहे हैं कि किसी किस्म का भी कोई बड़ा चेंज, जिसमें ये कि फॉर्म 45 की गवर्नमेंट आ रही है जी, नए इलेक्शन हो रहे हैं जी, फलाना फलाना, इनमें से फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। इस वक्त जो हमारी फौज है, हमारे जो अस्करी इदारे हैं, वो उनका फोकस है इस वक्त सिक्योरिटी मसाइल की तरफ, और वो तो पहले ही कह चुके हैं कि वो एपॉलिटिकल है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा सियासी पार्टियों को खुद करना पड़ेगा कुछ। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। साकिब, नजमू साकिब साहब ने कहा कि लग रहा है ऐसा कि खान तैयार है। मेरा सवाल ये कि खान किस चीज़ के लिए तैयार है? क्या वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? किससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? या फिर क्या वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं? अभी तक तो जो चीज़ें सामने आई हैं 2 ही हैं। इसके अलावा सारी अजम्पशंस की बुनियाद पर सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, कुछ तब्दीली आ रही है। एक उन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने कहा कि जब मैं अगर गिरफ्तार हूं तो GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज, उन्होंने कहा कि मैंने अपने वर्कर्स को कहा था। ये उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और दूसरी उन्होंने वही बात की कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी आर्मी चीफ साहब के हवाले से। तो इन 2 बयानात के अलावा तीसरी कोई चीज़ अभी तक जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आई, लेकिन पिछले 3-4 रोज़ से ये एक तासुर जो है वो बना है, जो तासुर 8 फरवरी से पहले जो PTI नून लीग जो है उन्होंने बनाया था, और वही उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि उसको नुकसान हुआ उसका, वो ये था कि साड़ी गल हो गई है। तो ये जो तासुर है, ये तासुर तब भी उस वक्त नून लीग को उसने नुकसान दिया, और अब जो है वो जब से ये एक बात होना शुरू हुई, अब हुई है नहीं हुई या चीजें आगे चल रही हैं नहीं चल रही, ये अलग बात है, लेकिन एक तासुर भी जो है वो हुकूमत वक्त को पैनिक में। आज आपने देखा कि जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो कह रहे हैं मुज़ाकरात,
तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ जो गवर्नमेंट है उसने एलानिया तौर पर आज से 8-10 दिन पहले कहा कि, और बार बार अभी भी अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये फैसला है हतमी तौर पर कि पीटीआई पर पाबंदी लगनी है। जब पाबंदी लगनी है, एक वजीर कहता है, दूसरा कहता है आके बातचीत करें, और फिर जो बात उनका जो स्टाइल था बात करने का, जिस तरह उन्होंने अग्रेसिव स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस तरह मुज़ाकरात की बातें। फिर जो राव साहब ने बात की एतमाद साजी, एतमाद साजी के हवाले से हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ भी नहीं किया। इवन गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है, अपने आप को बचाने की जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। अब मखसूस नशिस्तें हैं, मतलब एतमाद साजी तो यही था ना कि आपका मैंडेट था, आपको मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जैसा तैसा भी है हम तस्लीम करते हैं। आप बैठे, आप आकर बैठे पार्लियामेंट में हमारे साथ बैठे, हम इस मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट को फिर वही फॉर्म 47 के मसाइल हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको हर रोज और हर वक्त जो है वो पैनिक में रखती हैं। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त पर देवदास। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का पासपोर्ट ज़बरदस्त कारकर्दगी और मुजाहरा कर रहा है। इराक, शाम और अफगानिस्तान को पछाड़ चुका है। पूरे 100 नंबर के साथ दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट बन गया है। अब इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में, लेकिन इस लिस्ट में मुत्तहदा अरब अमारात का टॉप 10 पोजीशंस में जगह बना लेना भी केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है। रिपोर्ट ये बताती है कि यूएई ने कारोबार, सयाहत और सरमायाकारी के शोबे में सॉलिड इंप्रूवमेंट की, जिसकी वजह से इंडेक्स में तेज़ी से तरक्की हुई। और रिसर्च ये बताती है कि मुस्तकिल तौर पर किसी भी मुल्क के वीज़ा फ्री स्कोर और उसके मुआशी खुशहाली के दरमियान एक को रिलेशन होता है, यानी उतना ही ज़्यादा अच्छा GDP होगा, उतनी ही ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और बैनुल-अक़वामी तजारती ताल्लुकात भी उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। दूसरी खबर ये आई कि दुनिया भर से सयाहों और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वीज़ा पॉलिसी में पाकिस्तान की जानिब से बड़ी तब्दीली की गई है और 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फ़ीस मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दी गई है। नजमू साकिब साहब, सवाल ये कि हमारे पास ऐसा है क्या जिसकी तरफ हम दूसरे ममालिक को राग़िब करने के लिए ये इक़दामात कर रहे हैं? देखिए, ये दोनों बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है कि इतने चैनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इस बुनियादी दो ये जो आपने बातें बताई हैं जी, इसके बड़े दूर रस नताइज आने वाले हैं। इस पे डिटेल में बात होनी चाहिए और इसके प्रोज एंड कॉन्स पे पता हो क्यों पाकिस्तान ने 126 ममालिक का जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी है वो माफ़ कर दी है, और क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसकी क्या वजूहात हैं। देखिए ना, पासपोर्ट में वो कोई उसकी लेमिनेशन का मसला है, कोई कागज़ का मसला है, उसके कोई ग्राम कम है या कुछ और मुहर्रकात हैं। तो बात जो है वो पहले शुरू करते हैं आपके वीज़ा वाली जो बात की है और उसको आपने लिंक किया है टूरिज्म के साथ और उसके साथ के इन्वेस्टमेंट में। देखिए, 126 ममालिक के ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी की है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वीज़ा ही नहीं उनको चाहिए। वीज़ा वो लेंगे, दो चीज़ें हैं, एक तो ऑनलाइन होगा, इसका मतलब है कि एम्बेसीज के सामने, हाई कमीशंस के सामने, कौंसलेट्स के सामने लाइनें नहीं लगेंगी। अब ये है कि आप घर बैठे अप्लाई कीजिए, जिस तरह दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं, लातादाद ममालिक हैं जो कि ऑनलाइन आपको कहते हैं जी आप करें, या बीच में वो कोई जैरीज वगैरह, कोई TCS वो जो यानी डाल के ना आउटसोर्स करके करते हैं। तो एक तो यानी हुकूमत ने ये किया है, दूसरा ये किया है कि वीज़ा माफ़ किया है। अब ये है कि एक मिलियनियर डॉलर्स में आदमी है, उसके लिए आपने वीज़ा फ़ी जो है वो माफ़ की है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। नंबर 2, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो तो खुद लाइन में खड़ा होता नहीं है, उसके तो 40 बंदे हैं जो वीज़ा लगवाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे। और मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप है, लेकिन बड़ा छोटा स्टेप है। अच्छा। अगर आपने SIFC बनाई है, अगर आपने वन विंडो ऑपरेशन की बात की है, एक तो ये इस वन विंडो ऑपरेशन का ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसका मतलब क्या है। एक फिक्रे में बताता हूं कि कोई भी दुनिया से इन्वेस्टमेंट करने आपके पास आता है तो उसको मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाने की बजाय एक खिड़की पे वो आए और वो वन विंडो में सारा कुछ हो जाए। बिल्कुल।
उसके लिए SIFC बन गई, आपने वीजा में सहूलत दी, एक छोटा स्टेप लिया। ठीक है। असल में क्या चीज है? असल में ये करना है कि किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर्स बाहर होते हैं उनको दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर एक कि वो जब जो भी डिविडेंड्स होंगे, जो प्रॉफिट्स उनके होंगे, उसकी रीइंबर्समेंट उनके मुल्क में वापस आसानी से हो सके। अच्छा। नंबर यानी जो यानी यूं समझिए कि बुनियादी चीज ये है कि वहां उस मुल्क के सियासी हालात, मुआशरती हालात, स्किल्ड लेबर मिलती है कि नहीं, उसकी तरफ। अब इन दो चीजों का हो सकता है कि आप ये कहें जी कि ठीक है प्रॉफिट तो हम यानी जाने देंगे, लेकिन जब तक आपके सियासी हालात ठीक नहीं होते, मारूजी हालात ठीक नहीं होते, आपकी SIFC बन गई, आपने वीजा करवा दिया, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक बात है, यानी रूट कॉजेस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। राव खालिद साहब, पासपोर्ट की तनज़्ज़ुली के हवाले से स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं और इसका तदारुक क्या अभी रीसेंट प्रेजेंट में या आने वाले दिनों में मुमकिन है? जी बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन्होंने तदारुक करना है अगर वो शामिल जुर्म ना हो या उस सारे मामलात में शामिल ना हो तो फिर हो सकता है। अगर वो शामिल हो जाए तो फिर उसकी दो मिसालें मैं आपको बता देता हूँ। 2012 में एक स्कैंडल हुआ, उसमें रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे मरहूम, और ओलंपिक हो रहा था, उसके ऊपर एक पाकिस्तानी बरतानवी निजात पाकिस्तानी ने जाली पासपोर्ट लिया पाकिस्तान का, और उसका कहना था कि 1 लाख में आप नादरा का पूरा डाटा खरीद सकते हैं। ये 2000 बहुत बड़ा स्कैंडल आया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्यों पता नहीं चला कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ठीक है, उसके बाद 2014 में एक होता है, वो इससे भी खौफनाक स्कैंडल जो आपको आइडिया देगा कि हम पहली दफा नहीं, हम चौथी दफा चौथे नंबर पे आए हैं। 4 साल मुसलसल हो गए हमें चौथे नंबर पे आते हुए, वर्स्ट 4th जो है नीचे से चौथे नंबर पे, ऊपर से समझ लीजिएगा। जी। तो वो दूसरा 2014 में एक यूके की एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है और वो पाकिस्तान भी आते, चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे। अच्छा। पता ये चलता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो मुख्तलिफ ड्रग्स की स्मगलिंग में मुलव्वस थे। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट गई कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान में भी ये रिक्वायर्ड है और ये बड़े क्राइम में मुलव्वस है, पाकिस्तान भी इनको चाहता है, तो डिपोर्ट करवा दिया गया उनको। कुछ अरसे बाद वही बंदे फिर पकड़े गए बरतानिया में। ठीक है, फिर रिपोर्ट की दरखास्त गई तो उन्होंने कहा यार ये तो बंदे पहले भी आए थे, तो इनको हमने डिपोर्ट किया था और ये फिर पाकिस्तानी बन गए। पता चला वो पाकिस्तानी थे ही नहीं, यहाँ पे एक माफिया था जो पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा उनको भेजता था। अगर निकल गए तो निकल गए ड्रग लेके, अगर पकड़े गए तो यहाँ पे केस बनाया जाता था उनके खिलाफ, पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तानी पासपोर्ट उनका बनाया जाता था और कहा जाता था ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान में ये इनकी रिक्वायर्ड है ये क्राइम्स में, तो उनको वापस लाया जाता था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इंडिकेट करती है कि किस तरह से आपने अपना बेड़ा गर्क किया है। उसके बाद पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट के हवाले से भी हमने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, फिर आपको कितने मुल्क, इस वजह से आपको बहुत से मुल्क वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देते, वो एक आपका डिग्रेड करता है पासपोर्ट, उस पर काउंट होता है बाकायदा जीडीपी और बाकी के साथ ये भी काउंट होता है कि कितने मुल्क आपके पासपोर्ट पे वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी यूएई दुबई वगैरह की थी, मेरा ख्याल है उस पर भी शायद कुछ कदगने लग गई है, तो हमें थोड़ा सा इस पर सोचने की जरूरत है। और हमारा नादरा का डाटा है, पूरा कंप्यूटराइज डाटा है, आप उस पर चेक्स प्रॉपर लगा के चीजें करके आप इसको बड़ी आसानी से दिनों में कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। साकिब, आपको क्या लगता है कि जो नीचे से 4th पोजीशन हमने हासिल की है, कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो हर किसी ने अपना अपना जो है वो हिस्सा डाल रहा है। जिस तरह राव साहब ने बताया, एक केस था, बड़ा इम्पोर्टेंट केस था, उस केस में भी इसी तरह मंशियात स्मगलर था, वो यहाँ पे लेकर आए और कोई खुशाब जो है उसका कोई घर निकल आया, उसका पासपोर्ट भी बन गया, उसका ID कार्ड भी बन गया। बाद में जब अदालतों में केस खुला तो पता चला ये बंदा तो यहाँ का है ही नहीं है, तो फिर उसको जो है वो वापस भेजा गया और बड़ी अजीब सी जो है वो सूरत हाल थी। तो इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है, अमूमी तौर पर भी जो ग्रीन पासपोर्ट पे जाते हैं हमारे,
तो वहाँ पे स्लिप होना जो है वो एक उमूमी ट्रेंड बन चुका अच्छा। है। वहाँ गए तो 10 में से 2 लोग 4 लोग जो है 3 लोग वो स्लिप हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि अगला जो मुल्क है उनको यकीन हो कि ये जो आ रहे हैं ये एक तो दस्तावेज़ात इनकी दुरुस्त हैं और जो आ रहे हैं ये वापस भी जाएंगे, और जो हमारे साथ वो बात कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, लिख कर ये जो है वो उस पर पूरा भी उतरेंगे। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको करके बेहतर जो है वो किया जा सकता है। अब इंडिया जो है वो देखें वो 82 पे है, इसी तरह आपने यूएई की बात की जो है वो टॉप 10 में है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, सोमालिया भी जो है वो एक नंबर जो है वो हमसे आगे है। इसके अलावा एक और जो बात है कि जो मुश्किलात होती हैं जब ये हम जो है वो नीचे से जब तीसरे या चौथे नंबर पे हैं, तो जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं बैनुल अक़वामी, तो वहाँ पे फिर उनको उसी नज़र से देखा जाता है कि जैसे ही ग्रीन पासपोर्ट लोग लेकर निकलते हैं, उनके सिक्योरिटी चेक्स भी इसी तरह होते हैं, उनको तरह तरह के सवालात का सामना भी होता है, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर उनको रोका भी जाता है, पूछताछ भी होती है, मल्टीपल चीज़ें उनको चेक की जाती हैं कि वो आए हैं तो किस मकसद के लिए आए हैं, कहाँ ठहरेंगे। तो इसके नुकसानात भी होते हैं, और वो आखिरकार अल्टीमेटली हमारे मजमूई रवैये और जो हमारी मईशत है उसके मामलात के साथ भी काफ़ी चीज़ें जो है वो जुड़ी होती हैं। इसीलिए ये तनाजुली जो है वो हो रही है, वगरना 2006 में जो हमारी पोजीशन थी वो 79 पे थे, तो अब जो है वो हम तकरीबन 100 पे पहुंच चुके हैं। तो 21 ग्रेड जो है वो हम नीचे गए हैं आज 2024 में। तो अब इसमें बेहतरी के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, कोई ऐसा फ्रेंडली माहौल देना चाहिए, और जो पब्लिक है उसको भी उसमें उसको जो रवैया है वो भी बड़ा मैटर करता है, उसको भी करने की ज़रूरत है ताकि जो ग्रीन पासपोर्ट है इसको अपग्रेड जो है वो किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। नजबू साकिब साहब, फिर आज क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाज़रीन के लिए? सिर्फ एक फिक्रा बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि आज मेरे मुल्क की माशी सूरत हाल स्टेबलाइज हो जाती है तो आपका ये जो आखिरी चौथे नंबर पे है ना, ये पहले 20 में आ जाएगा। अरे वाह वाह, ये कैसे मैं होगी? आपको इत्तला दे इतना सिंपल है? एक ज़रूरी सवाल, बिल्कुल एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। आज का ज़रूरी सवाल, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर मैडम किम्बरली ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, ज़रूरी सवाल ये है कि अगर ट्रंप सदर बन गए, अगर ट्रंप दोबारा सदर बन गए तो क्या मैडम किम्बरली पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा कि नहीं? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि नून लीग के बाद अब पीपीपी ने भी मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी है। ज़रूरी सवाल ये है कि ये जो 39 MNAs को माना गया है पीटीआई वाले कि ये मान लिया कि पीटीआई से हैं, तो नून लीग या हुकूमत जो है इन 39 नशिस्तों को भी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कब जा रही है? बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।